सो दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर जो है हमारा वर्क और एनर्जी। इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हम समझेंगे और बहुत मजा आएगा। बहुत पहली बार ये चीजें हम सुनेंगे। स्टार्टिंग में कुछ आपको प्यारे प्यारे फोटोज दिखाई दे रहे हैं गाइस। इन फोटोज के बारे में इनमें से हमें ये पता लगाना है कौन वर्क कर रहा है कौन वर्क नहीं कर रहा है। तो भाई मैं आप सबसे पहले ना मैं आपको वर्क का डेफिनेशन बता दूंगा। इसके बाद आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताना कि 1 2 3 4 लोगों में से कौन वर्क कर रहा है कौन वर्क नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डेफिनेशन पे। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये कहता है कि अगर कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रहा है तो वहां क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। ओके, फिजिक्स के अकॉर्डिंग यही कि अगर कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे कि भाई ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। अगर डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो फिजिक्स कहता है भाई उसने वर्क नहीं किया। जैसे जैसे हम उसका फॉर्मूला देख लेते हैं या डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या डेफिनेशन है। पहले हम इसको रफ कर देते हैं। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी बॉडी, अगर मैं किसी भी बॉडी पे क्या अप्लाई कर रहा हूं, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इट डिस्प्लेस, अगर वो डिस्प्लेस हो जा रहा है तो हम बोलेंगे वहां क्या हो गया, वर्क हो गया। वहां क्या हो गया, वर्क हो गया। अगर मैं किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और वो डिस्प्लेस हो गया तो भाई कहेंगे वहां क्या हो गया, वर्क हो गया। क्लियर। अब मुझे कमेंट करके बताना कि ये चारों में से कौन वर्क कर रहा है कौन वर्क नहीं कर रहा है। अब इसके बाद अगर मैं जनरली आपको बताऊं कि जो हमारा फिजिक्स है वो फिजिकल वर्क के साथ डील करता है। किसके साथ डील करता है, फिजिकल वर्क के साथ। तो सेम डेफिनेशन जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये देखो डेफिनेशन यहां है कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट कॉजेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर मैं किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, वो उस फोर्स के कारण क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे भाई वहां क्या हो गया, वर्क हो गया। और साथ में यहां देखो वर्क का ये फॉर्मूला बन गया। क्लियर। अब चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो कभी कभार ऐसा होता है गाइस, कभी कभार जैसे ये फोटो आपको प्यारा सा फोटो दिखाई दे रहा है, ये छोटे में आपने भी ऐसा किया होगा मुझे पता है। अभी देखो जैसे कि ये दोनों देखो, ये डिस्प्लेसमेंट भी, ये अगर मैं इस फोटो की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है प्लस फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, घींच भी इसी डायरेक्शन में है और ये चल भी इसी डायरेक्शन में रहा है। मतलब कहने का मतलब फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में। बट कभी कभार क्या होता है गाइस, कभी कभार ऐसा होता है कि फोर्स कहीं और लगता है, डिस्प्लेसमेंट कहीं और होता है। कैसा सर, क्या बोल रहे हो आप, मैं समझाता हूं। जैसे कि अभी वो आपको दिखाई दे दिया कि वो गर्ल क्या कर रही है, वो टॉयज को ऐसे खींच के लेके जा रही है। मतलब वो फोर्स यहां लगा रही है बट बॉडी डिस्प्लेस यहां हो रहा है। ओके, फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही है बट डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है। तो अगर ऐसा कोई भी केस है जिसके अंदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में, दोनों कैसे, डिफरेंट डायरेक्शन में, तो उस टाइम गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलग तरह का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अलग तरह का फॉर्मूला, जैसे मैंने बताया कि अगर किसी केस के अंदर जो फोर्स है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग डायरेक्शन में, देखो मैंने अभी बताया ना, डिस्प्लेसमेंट टॉयज ऐसे जा रहा है और बॉडी ने डिस्प्लेस ऐसे किया, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, कहने का मतलब ये दोनों के बीच में, अगर मैं नीचे लेके आऊं, यहां देखो, ये देखो, अगर मैं यहां से ऐसा ऐसा ही क्रिएट करूं, ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इनके बीच में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो भाई उसी तरह से अगर मैं ऊपर लेके आता हूं, ये देखो, तो यहां इसके लिए जैसे ये सेम डायरेक्शन में, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसके लिए सिंपल सा वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट गाइस अगर डिफरेंट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, ये देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले गाइस आप सभी को पता है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। बट यहां केस क्या हो रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में और दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है। और यहां हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर उससे कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो एक तरह से क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। तो भाई सबसे पहले ये एंगल मुझे फाइंड करना पड़ेगा, तो एंगल को मैंने लिया कॉस थीटा। अभी आप नए नए हो इसीलिए आपको ये कॉस थीटा साइन ये सब नहीं पता चलेगा, और अभी मैं जबरदस्ती भी नहीं करूंगा, क्योंकि आगे जैसे जब ज्योमेट्री में जाओगे तो ट्रिगो या चैप्टर के अंदर राहुल सर आपको पढ़ाएंगे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, जिसके अंदर ये जो फॉर्मूला कहां से आया तो याद करने का बहुत सिंपल तरीका। और ये गाइस बहुत सदियों से ये चल रहा है। बहुत लोग बोलते हैं ये मैंने बनाया, मैंने भी नहीं बनाया। मैं भी जब था ना 9th-10th में तो मुझे भी किसी ने बताया था, तो ये जिसने बनाया होगा बिना किसी का बनाया क्रेडिट मैं अपने हाथ में नहीं ले सकता। जब मैं भी था छोटा, जब मैं भी 9th-10th में था तो मुझे भी किसी ने बताया था, उसी से मैंने पढ़ा।
तो आप वो चीजें मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं कभी किसी का और का क्रेडिट नहीं खाता। तो जैसे आज जनरली बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मैंने पढ़ा है, ये मैंने नहीं, मैं भी जब छोटा था ना तो भी मैंने ऐसा पढ़ा था। तो कॉस थीटा ओह आह 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 मतलब ये थीटा के ये वाला जो साइड होता है एडजेसेंट बोलते हैं। तो एडजेसेंट जो दिया हुआ ये क्या है, F1 है एडजेसेंट। ओह आह ह मतलब हाइपोटेनस। अब इसके सामने ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ये वाला हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या दी, F दी है, क्लियर, F दिया हुआ। अब गाइस हम क्या करेंगे, cos थीटा इक्वल टू F1 अपॉन F, हम क्या करेंगे इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ F1 की वैल्यू मिल गई, F cos थीटा, क्लियर, F cos थीटा मिल गया। अब गाइस हमने क्या देखा, यहां मैं इसको पहले क्लियर कर दूं, देखो वर्क इक्वल टू, हाँ चलो ठीक है, चलो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट गाइस यहां नया फोर्स लग रहा है, नया फोर्स लग रहा है, मतलब कहने का मतलब फोर्स यहां जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहां जा रहा है। तो ये नए फोर्स की मुझे क्या करनी पड़ेगी, एक वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू मैंने कैसे फाइंड किया, इसी का फॉर्मूला यूज करके, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ये दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे F1 की वैल्यू मिल गई, F इंटू कॉस थीटा। अब मैं ये वैल्यू को ये वाले इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। F1 की वैल्यू इसके अंदर पुट करूंगा तो W इक्वल टू F1 की जगह पे क्या हो जाएगा, F cos थीटा इंटू ये S। अब बस इसको सिस्टमैटिक अगर लिख लो तो W इक्वल टू F S cos थीटा, ये देखो बन गया F S cos थीटा। कहने का मतलब ये नया फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमने F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट लिया, F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कहने का मतलब फोर्स कहीं और हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहीं और हो रहा है। तो वैसे टाइम हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है W, क्योंकि दोनों के बीच में एक एंगल बन जाएगा F S cos थीटा। अब चलते गाइस आगे, आगे की तरफ। ये देखो यहां कुछ वैल्यूज है जिनको हमें पुट करना है, सिंपल सी बात है गाइस। देखो यहाँ मैं इसको भी सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। जैसे ये W F इंटू एस, ये कैसे हुआ, जैसा भी हमने फॉर्मूला लिया था W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ओके चलो मैं यहां लेके दिखाता हूं, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब गाइस हम यहां देखेंगे कॉस, ये देखो कॉस, ये थीटा कितना है 0 डिग्री, थीटा कितना दिया हुआ 0 डिग्री, तो हम यहां 0 डिग्री लिख लेते हैं, ये 0 डिग्री। और गाइस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो भाई यहां हो गया 1। तो फॉर्मूला क्या गया, W इक्वल टू एफ एस। इसका मतलब क्या सर, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री मतलब कहने का मतलब यह है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम डायरेक्शन में। तो भाई दोनों के बीच थीटा कहां बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो उस समय देखो यही फॉर्मूला यूज करते हैं ना, W इक्वल टू एफ एस। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, और दोनों सेम डायरेक्शन में तो मेरे दोस्त कहां बन रहा है, वहां कहां एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, देखो ये भी मैंने बता दिया। तो इफ बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन देन थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, एंड cos 0 डिग्री कितना होता है 1 होता है, इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल टू एफ एस, W इक्वल टू एफ एस। ओके तो यहां हम लिखेंगे कंक्लूजन, ये कौन सा है, पॉजिटिव वर्क, ये कौन सा वर्क है, पॉजिटिव वर्क। चलो हम यहां लिख भी देते, पॉजिटिव वर्क, कैसा वर्क हुआ, पॉजिटिव वर्क। अब गाइस दूसरा केस फिर से, अब 90 है, पहले हम यहां लिख ले, W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है। तो मतलब कहने का मतलब कॉस कितना हो गया, ये कॉस कितना हो गया 90 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री। तो मेरे दोस्त कॉस 90 डिग्री, ये देखो कॉस 90 डिग्री। वैसे आप आगे बढ़ोगे ना, एक टेबल जो राहुल सर आपको करवाएंगे ज्योमेट्री का, वो आपको याद हो जाएगा। तो कॉस जो कॉस 90 डिग्री कितना होता है, कॉस 90 डिग्री कितना होता है 0, तो ये भाई हो जाएगा कॉस 90 डिग्री हो जाएगा 0। और मेरे दोस्त अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया। तो यहां जो वर्क हो जाता है वो क्या होता है 0 वर्क हो जाता है। जैसे एग्जांपल गाइस ऐसा कहा जाता है कि जैसे मैं एक्सरसाइज थोड़ा बहुत करता हूं
तो अगर आप कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज आपका जो मतलब कि वर्क के टाइम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो वहां ये कहा जाता है कि हाँ वर्क कुछ हुआ ही नहीं, वर्क ऐसा हो गया, जीरो वर्क हो गया। बाकी चीजें आप 10th में आओ, कुछ चीजें मुझे बतानी है, बट आपके लेवल पे क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए उन चीजों के लिए मैं रुक जाता हूं, क्योंकि थोड़ा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको बताने में और मजा आएगा। इसके बाद गाइस चलते हैं 180 डिग्री। अब क्या हो रहा है, एक ऐसा केस है जिस केस के अंदर जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, कि एंगल बन रहा है 180 डिग्री। तो भाई ये हो जाएगा वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा मींस 180 डिग्री, एंड देन गाइस कॉस 180 डिग्री, यहां देखो -1 कितना होता है, -1, देन कॉस 180 डिग्री -1, एंड देन आंसर क्या हो जाएगा, -fs। मींस कहने का मतलब यहां वर्क कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कैसा वर्क, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, तो वर्क यहां क्या होगा, नेगेटिव वर्क। तो हम यहां कंक्लूजन में लिख देंगे ये कौन सा वर्क है, ये है नेगेटिव वर्क। कौन सा वर्क है ये, नेगेटिव वर्क। ओके, पहला पॉजिटिव वर्क था, दूसरा जीरो वर्क था, और तीसरा क्या है, नेगेटिव वर्क है। क्लियर। अब गाइस बढ़ते आगे, ये देखो ये कुछ डेफिनेशंस है जो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। सबसे पहला गाइस यहां, चलो मैं इसको भी इस पे ले लेता हूं जिससे आपको समझेगा। अभी हमने देखा था वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर, बुक में यही लिखा, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिर इसके बाद गाइस हम एक एक करके एक एक के फॉर्मूले को हम देखते हैं। 1 जूल जो वर्क यूनिट, वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। देन इसके बाद जो फोर्स का यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ होता है तो उसका यूनिट होता है मीटर। आप बोलोगे सर 1 क्यों लिखा, 1 इसलिए लिखा क्योंकि एग्जाम में हमें 1 जूल डिफाइन करने के लिए आएगा। कितना डिफाइन करने के लिए, 1 जूल डिफाइन करने के लिए। ये देखो 1 जूल, 1 न्यूटन, 1 मीटर। अब देखो यहां नीचे लिखा हुआ है। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो 1 जूल वर्क, इसी से कनेक्ट करो। 1 जूल वर्क is defined as 1 Newton of force apply on a body and it displace 1 meter। कितना डिस्प्लेस हो रहा है, 1 मीटर। बस क्लियर, इतना सा ही बोलो, इतना सा ही बोलो। 1 जूल वर्क इज, क्योंकि जूल किसका यूनिट है, वर्क का, तो 1 जूल वर्क इज डिफाइंड एज 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी। 1 न्यूटन क्या है, न्यूटन क्या होता है, फोर्स होता है। तो 1 न्यूटन किसका यूनिट है, न्यूटन फोर्स का यूनिट है। तो 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी, इट डिस्प्लेस 1 मीटर हो गया। अब गाइस दूसरा सेम टू सेम, ये देखो ये वाला, कभी कभार ये आता है 1 अर्ग, ये जो ये ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट, और ये सीजीएस यूनिट है। ये दोनों क्या है ये भी मुझे आपको बता सकता हूं, बट अगर आपको देखना है ज्यादा है तो 11th में मैंने यूनिट और मेजरमेंट पढ़ाया है, दोनों के बारे में मैंने डिटेल में बताया, जाके देख सकते। यहां बताऊंगा तो अभी सब आपके सर के ऊपर से बाउंस हो जाएगा, बट किसी को पढ़ना है तो वहां जाके आप पढ़ सकते हो, वहां मैंने ही पढ़ा है। बट यहाँ बस ये समझ लो ये ऐसा यूनिट बड़ा यूनिट है, ये छोटा यूनिट है, बस इतना ही समझ के चलो। तो भाई 1 जूल ऐसा यूनिट जो वर्क का होता है जूल होता है, और जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है अर्ग होता है। ओके, और न्यूटन का डाइन होता है, वो वाले डाइन नहीं है, वो वाली डाइन नहीं डाइन। इसके बाद गाइस मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। अगर मैं डेफिनेशन बोलूं सेम, 1 अर्ग वर्क इज डिफाइंड एज 1 डाइन ऑफ फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी, इट डिस्प्लेस 1 सेंटीमीटर। क्लियर। यहां चलो यहां ऐसे कनेक्ट कर देता, ऐसे ऐसे। अब देखो सेम, क्योंकि ये सीजीएस यूनिट है। जैसे केजी ये ऐसा यूनिट होता है मास का, केजी ऐसा यूनिट होता है मास का, और ग्राम होता है, ग्राम क्या होता है, सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस। क्लियर। तो देखो 1 अर्ग वर्क इज डिफाइंड एज 1 अर्ग वर्क इज डिफाइंड एज 1 डाइन ऑफ फोर्स। कितना फोर्स लग रहा है, 1 डाइन फोर्स।
वन डाइन फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी, फोर्स किस पे लगेगा, बॉडी पे लगेगा ना, वन डाइन फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी, इट डिस्प्लेस, फोर्स लगने के बाद वो कितना डिस्प्लेस होगा, 1 सेंटीमीटर। क्लियर भाई, दोनों चीजें मैंने बता दी है। ये देखो अब साथ में गाइस यहां देखो कुछ कैलकुलेशन दिया हुआ है, वो कैलकुलेशन को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। 1 जूल अभी हमने देखा, 1 जूल इक्वल 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब गाइस 1 न्यूटन, याद रखो 1 न्यूटन मतलब 10⁵ डाइन होता है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, तो आप मुझे बोलोगे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है सर, आप यही बोलोगे ना मुझे, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। वैसे ही जो न्यूटन है ये ऐसा ही है, और उसका जो सीजीएस होता है वो डाइन होता है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन, 10⁵ डाइन। दूसरा गाइस 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 10⁵2 सेंटीमीटर। 10⁵2 मतलब ही 100 होता है, 1 के आगे 2 जीरो, इसलिए ऐसा लिखा जाता है, समझ में, ऐसे लिखा है। और ये सभी चीजें आगे आप पढ़ोगे तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, 1 मीटर इक्वल टू 10⁵2 डाइन। अगर मैं दोनों को ही टोटल करूं, आपने इंडाइसिस में ये पढ़ा है कि अगर बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाता है, प्लस। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, 5 और 2 7 हो गया। और ये डाइन इंटू सेंटीमीटर, और डाइन इंटू सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाता है, अर्ग हो जाता है, क्या हो जाता है, अर्ग हो जाता है। तो हम लिखेंगे 1 जूल इक्वल 10⁵7 अर्ग। क्लियर, डाइन इंटू सेंटीमीटर इक्वल क्या आता है, 10⁵7 अर्ग। आगे आगे चलते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क, ध्यान से समझना एकदम अच्छे से। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, जीरो वर्क। अब भी सर ने बताया था, पॉजिटिव मतलब कि जो हमारा फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वहां जो वर्क होगा पॉजिटिव होगा। जैसे यहां, चलो फिर से बता देता हूं, ये देखो अब भी मैंने बताया था, अगर हमारा जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हो जाएगा वो पॉजिटिव वर्क। ओके, देन इसके बाद क्योंकि वहां थीटा कितना होता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है, क्योंकि यहाँ दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो कहां थीटा बन रहा है, एंगल कहां बन रहा है, बन ही नहीं रहा। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वहां थीटा इक्वल टू कितना होता है, 90 डिग्री। तो वहां वर्क क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है 0। और अगर एक ऐसा केस है जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वहां थीटा बन जाता है 180 डिग्री, और वहां जो वर्क हो जाता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव। क्लियर, अभी देखो यही चीजें लिखी है, ये देखो, when the force and displacement are in the same direction, theta equal to 0 degree, the work done by the force is positive। मेरे को ये नहीं समझा, ऊपर अपने से पूछ लिया और नीचे अपने को फिर से बता रहा है। भाई ये चीजें ऊपर बता दिया, फिर वो अपने बॉक्स नीचे दिया होता तो बच्चे आराम से भर लिए होते। नीचे बता रहा है, फिर ऊपर बोला तो बॉक्स पहले भरो तुम, बाद में मैं बताऊंगा। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन, मतलब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, और वहां वर्क क्या होगा, वहां द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज नेगेटिव। देन इसके बाद अगर डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, देखो लिखा है व्हेन द अप्लाइड फोर्स डज नॉट कॉज एनी डिस्प्लेसमेंट, और व्हेन द फोर्स एंड, यहां से आपके लिए ज्यादा अच्छा है, यहां से, when the force and the displacement are perpendicular to each other, ऐसा perpendicular to each other, theta equal to 90 degree, the work done by the force is 0। हो गया। अब गाइस आगे चलते हैं, आगे यहां आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो न्यूमेरिकल्स में एक्सरसाइज में करवाऊंगा। आप एनर्जी क्या होता है, आप सभी को पता है कि विदाउट एनर्जी हम वर्क कर सकते हैं क्या, कर सकता है कोई ऐसा है? तो एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, विदाउट, जितना अपने पास एनर्जी होगा उतना ही वर्क हो, और उतना ही वर्क कर सकते हो जितना एनर्जी होगा। तो दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है भाई। विदाउट एनर्जी का कोई है कि नहीं सर मेरे अंदर एनर्जी नहीं है फिर भी वर्क करके दिखाऊंगा, तो समझ लो कुछ भी बोल रहा है कुछ भी बोल रहा है। थोड़ी तो एनर्जी होगी ना तभी तो वर्क कर रहा है, अगर एनर्जी ही नहीं है तो वर्क कहां से करेगा? तो इसलिए एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। अब तो गाइस इसके अंदर इसका डेफिनेशन होगा, और यहां जनरली आपको जो डिटेल में चीजें दी है जिसके बारे में, दो के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। एक है हमारा काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम यहां देखते हैं
हाँ, ये देखो, पहले एनर्जी का डेफिनेशन, द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड इज एनर्जी। जिस कैपेसिटी से बॉडी कोई भी वर्क परफॉर्म करता है उसी को हम क्या करते हैं, एनर्जी। और एनर्जी भी एक तरह का वर्क ही होता है, इसीलिए इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और इसका सीजीएस यूनिट भी अर्ग होता है। अभी हमने देखा था ना, वर्क का देखा था, तो वर्क और एनर्जी दोनों सेम होता है, इसलिए दोनों का यूनिट, एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और दूसरा फिर से वही बात, सीजीएस यूनिट दोनों का क्या होता है, अर्ग होता है। क्योंकि वर्क मतलब ही एनर्जी, एनर्जी मतलब ही वर्क, मतलब जितना वर्क कर सकता हूं उतना ही वर्क कर सकता हूं जितना मेरे पास एनर्जी हो। अब गाइस मैंने बोला डिटेल में आपके बुक में दो, जनरली वैसे एनर्जी बहुत सारे फॉर्म की होती है, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर, सोलार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बहुत सारे होते हैं। बट गाइस जैसे यहां लिखा हुआ है सब देखो कि मैकेनिकल, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, केमिकल, न्यूक्लियर, सोलार। बट मेनली हम इस पे जो फोकस करने वाले हैं, हम दो टॉपिक पे हम ज्यादा, हम इस मतलब कि हमारे जो आपके सिलेबस में काइनेटिक और पोटेंशियल के बारे में फोकस किया जाएगा। अब गाइस अगर मैं आपको सिंपल और सरल भाषा में बताना चाहूं, सिंपल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, हाँ गई, हाँ, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है गाइस कि अगर कोई भी बॉडी मोशन में, और मोशन के कारण उसके अंदर, उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है ना, तो हम उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। अगर ये फैन ऐसे गोल 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 घूम रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, मतलब कोई भी बॉडी मोशन में है, तो आग बंद करके बोल दो कि सर ने बोला उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, ऐसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और गाइस बहुत सारे एग्जांपल दिए, अगर कोई फास्ट बॉल आ रहा है और विकेट पे अगर मतलब विकेट को उड़ा दे रहा है, तो आप सभी को पता स्टंप भी उड़ जाएगा, बॉल भी उड़ जाएगा, क्योंकि ये भी मोशन में चला जाएगा, वो भी मोशन में चला जाएगा। अगर हम कैरम खेल रहे हैं, स्ट्राइकर से अगर हमने किसी को भी स्ट्राइकर को हमने ऐसे मारा, तो स्ट्राइकर किस में चला गया, मोशन में चला गया। मतलब कहने का मतलब उसके अंदर भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे बहुत सारे, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि बुक का ही एग्जांपल दो, आप जो भी चीज आपको मोशन में दिख रही है, फैन रोटेट हो रहा है, ये सभी के अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो मुझे प्लीज कमेंट करके एक दो और काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन मुझे, मतलब काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल कमेंट करना जरूर। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन, द एनर्जी which an object has because its motion is called its kinetic energy। किसी भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो क्यों है, उसके मोशन के कारण, इसीलिए हम उसको क्या हो, इसीलिए उसके अंदर जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब गाइस यहाँ काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन छोटू सा दिया है, चलो फटाक से काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन मतलब डेरिवेशन भी फाइंड कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी का आपको जो फॉर्मूला है बता देता हूं, क्या है, 1/2 mv², ये होता है, यही होता है। ओके, नहीं पता है तो याद कर लो, ये होता है, पर इसको हमें डिराइव करना है। अब देखो एनर्जी है तो एनर्जी का रिलेशन वर्क के साथ होता है, इसीलिए उस एनर्जी को फाइंड करने के लिए भी हम वर्क से ही स्टार्ट करेंगे। तो वर्क इक्वल टू क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लूं। देखो वर्क इक्वल टू क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम पहले फोर्स निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे, देन हमारा वर्क हो गया। और वर्क मतलब ही क्या होता है, एनर्जी होता है। तो हम फोर्स निकालेंगे, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, आप सभी को पता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। और गाइस डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमने न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखा था, तो उससे हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ut प्लस हाफ at²। क्लियर, ut प्लस हाफ at²। अब देखो गाइस, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी होता है, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो s इक्वल टू क्या बचेगा, हाफ at²। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब गाइस क्या करेंगे, पुट सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड और थर्ड को किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे। तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एंड फोर्स का फॉर्मूला देखो, फिर फोर्स हमने निकाला, चलो मैं इसको इधर करता हूं।
देखो ये सेकंड और थर्ड मतलब फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, फोर्स का यहां रखूंगा, ओके, फोर्स की वैल्यू यहां रखूंगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहां रखूंगा। तो मैं फिर से लिख देता हूं वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके बाद गाइस फोर्स कितना है, फोर्स देखो मास इंटू एक्सेलरेशन है, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है 1/2 AT², 1/2 AT²। अब ध्यान से देखना, थोड़ा हम इसको सिस्टमैटिक कर देते हैं, नंबर को आगे ले लेते हैं, ले सकते हैं यार, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, नंबर को आगे ले लिया, एम इधर लिख दिया, फिर ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, टीबी स्क्वायर है, देखो ए 2 है तो ए स्क्वायर हो जाएगा और टीबी स्क्वायर है, तो डायरेक्ट हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एटी का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही स्क्वायर है तो दोनों को एक साथ मैंने क्या लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया। तो फाइनल अभी तक हमारा क्या आ गया, W इक्वल टू 1/2 M/AT², यहां तक आ गया। बट सर वहां तो बी स्क्वायर लिखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं यार, न्यूटन्स का एक और लॉ है, ये हमारा क्या था, ये न्यूटन्स का लॉ बोल रहा है, इक्वेशन, ये न्यूटन्स बाबा का थर्ड इक्वेशन था, सेकंड था, ये था सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन था, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT², सेकंड था। अब हम बात करेंगे बाय यूजिंग न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अरे सर ऐसा क्यों यूज कर रहे हैं, देखो अभी आपको पता चलेगा, v इक्वल टू यू प्लस AT, यही था न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यही था ना, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था भाई आपको। तो इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 होगा, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा AT, और ये हो गया हमारा, इसको देते इक्वेशन नंबर 4, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब देखो 80 की जगह पे v इक्वल टू 80 है, तो इस 80 की जगह पे मैं v भी रख सकता हूं, क्योंकि दोनों इक्वल है, v इक्वल टू दोनों इक्वल है, तो 80 की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, v रख दूंगा। तो फाइनली मेरा क्या हो जाएगा, w इक्वल टू 1/2 M, 80 की जगह पे क्या आ जाएगा v, M/v²। ओके यहां तक हो गया, और आप सभी को पता है वी नो दैट, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा कि एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क मींस W इक्वल टू एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल है, दोनों ही मतलब वही होता है। तो वर्क इक्वल टू काइनेटिक, दोनों का मतलब ही एनर्जी है, विदाउट एनर्जी का कोई भी वर्क नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ काइनेटिक एनर्जी डिराइव कर रहा था, तो मैंने W इक्वल टू क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी। तो ये W की जगह पे क्या आ जाएगा, क्योंकि ये बॉडी मोशन में है ना मेरे दोस्त, इसीलिए यहाँ क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 MV², ये मैंने डिराइव कर दिया। ये देखो आगे आपके बुक में इतना बड़ा सा ऐसा डेरिवेशन दिया है, हो गया खत्म। अब गाइस हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, किसकी बात करेंगे, पोटेंशियल। चलो पोटेंशियल एनर्जी आपको डिराइव, पहले पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, किसी भी बॉडी के अंदर अगर कोई एनर्जी स्टोर हो रही है बिकॉज ऑफ इट्स स्टेट एंड पोजीशन, किसी भी स्टेट के कारण, किसी भी पोजीशन के कारण, तो जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर है उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। जैसे एक डैम है, उस डैम के अंदर पानी भर के हमने रखा है, पानी अभी उसके अंदर रुका पड़ा हुआ है, पानी भरा हुआ है, पर वो एक सर्टन हाइट पे, एक स्टेट पे, एक पोजीशन पे, क्या पोजीशन पे हमने डैम में पानी भर के रखा हुआ है। ओके भर के रखा, मैंने नहीं भर के रखा हुआ है, आपको पता है कैसे भरा जाता है। तो डैम में पानी भरा हुआ है, और वो भरा हुआ है, वो रुका हुआ पानी है, और एक पोजीशन पे जैसे ही मैं इसके डैम को, डोर को ओपन करूंगा, वो रेस्ट से किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। तो अगेन इसमें मोशन में जैसे आया तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। बट अभी तक वो एक पोजीशन पे रुका हुआ है, तो उसके अंदर हम बोलेंगे कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स स्टेट एंड पोजीशन, किसी भी स्टेट के कारण या किसी भी पोजीशन के कारण जो एनर्जी स्टोर होती है किसी बॉडी के अंदर, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो फटाफट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का भी डेरिवेशन है, पहले इसका दिखा देता हूँ डेफिनेशन का। इसका डेफिनेशन, हाँ ये देखो, स्टेट और पोजीशन इट्स कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ओके इसमें एग्जांपल दिए हैं एक दो, अब एक दो एग्जांपल इसमें से और लिख सकते हो। अब गाइस फिर से 2-3 अंडरलाइन यहां कर लू मैं। अब देखो
वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब गाइस यहां क्या बात हो रहा है, मैंने बोला डैम का अगर डोर ओपन करता हूं तो नीचे क्यों आता है, उसके पीछे भी रीजन होता है, ग्रेविटी भी रीजन होता है। तो एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। वो पानी नीचे नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कोई भी चीज ऊपर रखेंगे वो नीचे आएगा ही। क्यों आता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। इसलिए फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। बट कोई भी चीज अगर कोई भी चीज में एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण हो रहा है, एक्सेलरेट मतलब नीचे ग्रेविटी के कारण आ रहा है, तो ए नहीं लगाते, वहां जी लगाते। क्या लगाते, जी। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। यहां फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ए की जगह वहां एक्सेलरेशन ये था, पर ये एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, पानी नीचे क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। कोई भी चीज नीचे क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। इसीलिए अगर ऐसा कोई कंडीशन है जिसपे मैंने उसको, जैसे मैं बाइक को मैं एक्सेलरेट क्यों कर रहा हूं, बिकॉज ऑफ पेट्रोल। बट वहां अगर मैं इसको छोड़ू, ये क्यों नीचे जा रहा है, क्योंकि नीचे ग्रेविटी इसको अपनी तरफ बुला रही है। इसीलिए यहां जो यूज होगा ए नहीं, वहां जी यूज होगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड। अब गाइस मैंने बोला डैम का पानी एक सर्टन हाइट पे है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। कितना डिस्प्लेस, एक सर्टन हाइट पे, तो इसको कितना लिया, एच लिया जाता है। इसलिए एस के जगह पे ये क्या जाएगा, एच हो जाएगा। तो दोनों की अगर मैं वैल्यू पुट करूं, W इक्वल टू एफ के जगह पे mg हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट की जगह h हो जाएगा। ओके क्लियर। तो भाई W इक्वल टू क्या होता है, मतलब मैंने वर्क इक्वल टू एनर्जी होता है। तो यहां कौन सी एनर्जी की बात कर रहा हूं, एक स्टेट और पोजीशन वाले एनर्जी की बात कर रहा हूं। वो कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी। से W के जगह क्या लिख देंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। क्लियर। ये देख हो गया, क्या ही टेंशन है भाई। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कहने का मतलब एनर्जी एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में से तीसरे फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। और एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना तो खत्म की जा सकती है। तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बस एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे एग्जांपल, एक दो एग्जांपल मैं लूंगा, बाकी आप लिख के मुझे बताना। जैसे कि मैं बात करूं जनरेटर जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, वो मशीन का होता है। और तो मशीन, आप सिंपली मैं आपको बता रहा हूं, पता है आपने गांव में वो देखा होगा, ऐसे ऐसे गोल गोल जनरेटर ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। जैसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं तो हमारा पंप चालू हो जाता है, मशीन चालू हो जाता है। क्यों, क्योंकि मैकेनिकल मशीन ने क्या जनरेट किया, मशीन ने इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट किया। तो मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर। तो एक ही एनर्जी इसमें भी जा रहा है। अब दूसरा, अगर मैं यहां देखूं, ये वाला एरो जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसमें क्या है कि फैन, मैकेनिकल एनर्जी। फैन को हमने कैसे, फैन का जैसे स्विच ऑन किया मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी के कारण क्या अपना चला, फैन चला। मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो देख लो यार। इसके बाद गाइस और एक एग्जांपल ये भी ले लो, देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीटर। इलेक्ट्रिक एनर्जी हीटर, जो हमारे घर में हीटर होता है, जनरली विंटर सीजन में यूज होता है। तो हीटर क्या होता है, हीटर के अंदर हम लोग पहले लाइट चालू करते हैं। जैसे ही हमने लाइट चालू किया उसके बाद हमारा पूरा घर गरम गरम लगता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जैसे हमने लाइट चालू किया वैसे किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी। इसके बाद थर्मोकपल, हीट एनर्जी से क्या बनता है, हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी बनता है। देखो सेम एनर्जी एक में से दूसरे में फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। वही अगर मुझे इलेक्ट्रिक करंट बनाना है तो मैं बना सकता हूं थर्मोकपल का यूज करके। हीट एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, और थर्मोकपल का यूज करके हम इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करते हैं। जैसे पुराने जमाने में आपको पता है कोल को डाल के गर्म किया जाता था और गर्म करके इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट की जाती थी। तो हीट से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट की जा रही है। तो ऐसे अब ये देख लो यहां लाइट एनर्जी, अगर मैं इसकी बात करूं, लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में सोलर सेल पैनल लगा रहता है, जो पैनल लगा रहता है तो हीट का यूज करता है, लाइट का यूज करता है और घर में हमारी लाइट आ जाती है। तो लाइट एनर्जी, सन वाली एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसका कहने का मतलब क्या, इन शॉर्ट में बताऊं कि इसके कहने का मतलब है कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। बस ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट हो सकता है। और पूरी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। जैसे अगर एक ही सीन के अंदर बताओ, अगर कोई बॉडी ऊपर 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 बढ़ रही है तो जब तक वो मोशन में है, जैसे से ऊपर बढ़ रही है तो धीरे धीरे एक टाइम जाके वो नीचे आती है ना,
तो ऊपर ऊपर बढ़ रही है, मतलब धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। काइनेटिक एनर्जी इसलिए कम हो रही है क्योंकि नीचे से ग्रेविटी खींच रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है तो क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट बढ़ रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो एक चीज कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो एक चीज क्या होगा, कम होगा। पर रिमेंस अगर टोटल एनर्जी में फाइंड करूंगा तो वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये भी हम प्रूव करके भी देंगे, बट एग्जाम में बस इतना ही आएगा कि डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब गाइस अगर मैं बात करूं लास्ट कि ये इसको मैं अलग चैप्टर में लूं, कितना टाइम हो रहा है, वीडियो ज्यादा बड़ा 36 मिनट का वीडियो हो गया, तो भाई ठीक है, अब इसको हम इसी में खत्म कर देते हैं। चलो इसी में खत्म कर देते हैं। अब फ्री फॉल, अगर मैं बात करूं फ्री फॉल की बात करूं, पहले यहां आपको ये डायग्राम देखना पड़ेगा। ये देखो, एक चीज और याद रखो, एक चीज दिमाग में फिट करके रख लो, दिमाग पूरी तरह से फिट कर लो। अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी का, ये तुम्हारे इक्वेशन के लिए बता रहा हूं जिससे तुम्हारे लिए सिंपल होगा, तो हमेशा हाइट ऊपर से लेना। इस इक्वेशन के लिए बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो हाइट नीचे से लेना। समझ में? अगर ये जो इक्वेशन जो अपने को सॉल्व करना है इसके लिए, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो ऊपर से लेना हाइट, और पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो नीचे से लेना। कैसे? अब देखो, यहां पहले मैं डायग्राम फिर से आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। ये मेरा ए, ये बी और ये सी, ओके, और ये दोनों के बीच में h माइनस एक्स, और ये पूरा डिस्टेंस जो दिया वो हाइट कितना h है, क्लियर। इसके बाद गाइस और कुछ दिया हुआ, हाँ ये x दिया हुआ, ये x, ये पूरा h है। h में से जब x माइनस कर देंगे तो हमें इतना बचेगा जो होगा h माइनस एक्स, तो पूरा लिखा हुआ है। अब हम फाइंड करेंगे कि ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे एंड सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। सबसे पहले फ्री फॉल क्या होता है भाई, ये तो मैंने बताया ही नहीं। फ्री फॉल क्या होता है, कोई भी बॉडी अगर ग्रेविटी के अंडर में नीचे गिर रही है, ओके, एनी बॉडी और कोई भी बॉडी फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन, एनी बॉडी फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड फ्री फॉल। अगर ये नीचे गिर रही है, और क्यों गिर रही है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बस ग्रेविटी रीजन है, तो इसको हम बोलेंगे फ्री फॉल। क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। और एक रिलेशन दिया हुआ है जो हमें फाइंड करना है कि ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, तीनों जगह एनर्जी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये हम प्रूव करने वाले। ये देखो, एट पॉइंट ए, पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो देखो यहां काइनेटिक एनर्जी, आप सभी को पता है कि जो बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी, यहीं तक की बात करें, मतलब बॉडी यहां रेस्ट में आ चुकी है, अब बॉडी मोशन में तभी तो नीचे आएगी ना भाई। अब बॉडी इधर है तो नीचे आएगी, मतलब ये रेस्ट में आ चुकी है, मतलब उसके अंदर मोशन मोशन है ही नहीं, मतलब जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। बॉडी यहां से स्टार्ट हो रही है ना, यहां से स्टार्ट हो रही है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो 1/2 mu स्क्वायर, क्योंकि बॉडी ऊपर से हम लोग रिलीज कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, इसलिए ये 0 हो गया। इसलिए काइनेटिक एनर्जी ए पे कितना रहेगा, 0 रहेगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट। देन इसके बाद बात करूं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, यहां पे अब एक सर्टन हाइट पे है, तो उसका फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, mg, और हाइट कितना है, h, यहां तक हाइट कितना है, h, तो mgh। ये हो गया हमारा सेकंड। अब टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए। काइनेटिक एनर्जी ए कितना है, 0, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh। क्लियर। देन दूसरा एट पॉइंट बी की बात करें, तो अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं तो आप पता है कि बॉडी यहां से यहां आ चुकी है, तो सिंपल सी बात है, उसके अंदर मोशन है, तो काइनेटिक एनर्जी बी पे हम निकालेंगे 1/2 mv स्क्वायर ऑफ, ओके। तो इस v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो v की वैल्यू कैसे मिलेगी, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2, ओके, 2 क्या होता है, 2as होता है ना, मैंने बोला
कोई बॉडी नीचे क्यों आ रही, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। फॉर्मूला क्या था हमारा, थर्ड इक्वेशन क्या था, न्यूटन थर्ड इक्वेशन क्या था, 2as था ना, 2as था, पर हम as नहीं लिखेंगे, हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 2gs, क्योंकि a मतलब वो मोशन कैसा होता है हम परफॉर्म करते हैं, लीनियर मोशन होता है, लीनियर एक्सेलरेशन होता है। ये एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, क्यों नीचे आ रहा है, ग्रेविटी के कारण, इसलिए ए की जगह हमने एस लिखा। और ए के बाद इसके बाद फॉर्मूला क्या है, 2gh ऐसा था ना, 2gs ऐसा था, वो फॉर्मूला ऐसा था। तो एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो बॉडी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेस हुई है, एक्स डिस्प्लेस हुई है। ओके, यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेस हुई, एक्स, तो ये हो गया। और ये इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gx, ये हो गया हमारा। इसको हम फिर से, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, फिर मैं v स्क्वायर की वैल्यू वहां पुट करूंगा, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ b, v स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, v स्क्वायर का आएगा 1/2 m, v स्क्वायर की जगह पे 2gx, अब 2 कैंसल, काइनेटिक एनर्जी b की जगह पे क्या आ गया, mgx हो गया। काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया, अब पोटेंशियल भी निकालना पड़ेगा ना दोस्त, पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, ध्यान देना मैंने बोला था पोटेंशियल के लिए हाइट कहां से लेने का, नीचे से, तो इस बी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना है, तो नीचे से हाइट कितना है, h माइनस एक्स। फॉर्मूला क्या था पोटेंशियल का, mgh होता है ना, पर यहां टोटल हाइट क्या है, ये h मतलब टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, तो कितना हाइट है यहां तक, h माइनस एक्स है, तो यहां हम लिखेंगे h माइनस एक्स। अगर मैं इसको अब थोड़ा ये mg को अंदर मल्टीप्लाई करूं, तो ये mgh हो जाएगा, माइनस mg को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो mgx हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। ये इसको दे दो, ये सेकंड दिया है, इसको दे दो थर्ड, और इसको दे दो फोर्थ। अब देखो गाइस, काइनेटिक एनर्जी बी पे भी निकाल दिया, पोटेंशियल एनर्जी बी पे भी निकाल दिया। अब क्या करेंगे, हम इसका टोटल का प्लस करेंगे, टोटल एनर्जी के लिए, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, तो किससे बनेगा, काइनेटिक एनर्जी बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी। काइनेटिक एनर्जी बी पे कितना था, mgx, एंड पोटेंशियल एनर्जी बी पे कितना था, mgh माइनस mgx। अब देखो ये कैंसल, क्या बचा, टोटल एनर्जी बी पे कितना आ गया, mgh, ये भी mgs था, ये भी mgs था। अगर गाइस थर्ड वाले पे जो हमें करना है, अगर थर्ड वाले पे अगर मैं इसको एक साथ करके दिया, चलो यहां कर देता हूं, अगर थर्ड पॉइंट पे भी mgh आ जाता है तो मान लो हमारा इक्वेशन क्या है, सही है। फिर मतलब एनर्जी ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे क्या होता है, सेम होता है, बस कहीं काइनेटिक बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो काइनेटिक कम हो जाएगा। तो चलो सी पॉइंट का इस साइड फाइंड करते हैं, देखते हैं यहां हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि आज बारिश हो रही है, पर लाइट बीच में से एक बार हुई पर बार बार नहीं जा रही है। तो अब बात करेंगे, सबसे पहले सी पॉइंट का फिर से पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर। अब ध्यान दो, अब बॉडी यहां से यहां पहुंच चुकी है, यहां से यहां पहुंच चुकी है, यहां पहुंच चुकी है यहां। अब मैं इसकी v स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करूंगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, 2as है, फिर से बता रहा हूं, पर यहां क्या लिखूंगा, 2a की जगह bg और s मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अब कितना हुआ है, बॉडी यहां से यहां पहुंच चुकी है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, h, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, h, तो यहां लिखूंगा 2gh। क्लियर, ये समझ लेना। अब बॉडी यहां पहुंच चुकी है, तो यहां से यहां तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है हमारा h, इसीलिए मैंने 2a की जगह g लिखा और s की जगह h लिखा। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2gh हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकेंड। तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी C 1/2 m, v स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, 2gh, 2 कैंसल, क्या बचेगा, mgh, काइनेटिक एनर्जी C पे। अब भाई पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं बात कर लूं मेरे दोस्त,
पोटेंशियल एनर्जी की बात करो तो आप सभी को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी अब सी पे, मैंने क्या बोला था, उसकी हाइट नीचे से लेना, तो हाइट बच रही है क्या? पोटेंशियल एनर्जी की हाइट मैंने नीचे से बोला था। अब सी पॉइंट है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करा पोटेंशियल, पर नीचे से हाइट कहां बच रही है? तो अगर हाइट नहीं बच रही है तो अगर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखो तो mgh, हाइट कितना है? हाइट जीरो है। हाइट कितना है? जीरो है। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगा? जीरो हो जाएगी। मतलब सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि हाइट है ही नहीं ना, और mgh चाहिए तो हाइट जीरो हो गई, तो टोटल वैल्यू क्या होगा? जीरो। फिर मैं अगर टोटल एनर्जी निकालू सी पॉइंट पे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक कितना है? mgh, पोटेंशियल जीरो, तो टोटल एनर्जी सी पॉइंट पे कितना आ जाएगा? mgh। क्लियर? पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, तीनों जगह एनर्जी कैसी है? कांस्टेंट है, एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। और यही बोला था हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, अब चलते हैं गाइस आगे। ये देखो लास्ट हमारा, अब देखो एग्जाम में कभी कभी वर्क का फॉर्मूला पूछा जाता है, तो वर्क का फॉर्मूला ये देखो, ये इट इज अ रेशियो ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम, और ये इसका फॉर्मूला याद कर लेना। साथ में गाइस वर्क, वर्क मतलब आप सभी को पता है कि वर्क मतलब ही क्या होता है? वर्क मतलब ही एनर्जी होता है, और एनर्जी का जो यूनिट है वो जूल है, और टाइम का क्या है? सेकंड है। तो जूल पर सेकंड, तो जूल पर पावर का यूनिट क्या होता है? जूल पर सेकंड, और ये जूल पर सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं? वॉट। वॉट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक प्यारे से साइंटिस्ट थे, एक प्यारे से साइंटिस्ट थे जिनका नाम वॉट था, इसलिए इनकी याद में इन्होंने पावर के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी, इसलिए इनकी याद में हमने जूल पर सेकंड, ये देखो जूल पर सेकंड को हमने क्या बोलते हैं? वॉट। जैसे न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, न्यूटन की याद में रखा गया। और गाइस इंडस्ट्रीज में कभी कभी एग्जाम में देखो ये आता है, 1 वाट को डिफाइन करो, 1 जूल 1 सेकेंड। जैसे मैंने वो अभी मैंने ये बताया था ना आप सभी को, फोर्स का 1 जूल का डेफिनेशन, वैसे इसको भी डिफाइन कर देने का। वॉट किसका होता है? पावर का होता है। जूल किसका होता है? एनर्जी का होता है। ओके, एनर्जी का होता है, पर यहाँ किसकी बात है? वर्क का। और ये सेकंड किसका? टाइम का। तो भाई इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। और साथ में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, वहां जो यूनिट यूज, वहां जो पावर यूज होता है वो हॉर्स पावर यूज होता है, नॉर्मल पावर नहीं, हॉर्स पावर यूज होता है। जैसे आपने देखा होगा नहीं, फरारी का जो लोगो है वो हॉर्स है, क्योंकि उसके अंदर हॉर्स, उसका जो इंजन है ना हॉर्स पावर इंजन है। हॉर्स पावर मतलब 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर कितना वॉट होता है पता है? 746 वॉट। बल्ब 100 वॉट का बल्ब इतनी बिजली खाती है, आप सोचो 1 हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वॉट। तो ये आपको आना चाहिए। अब गाइस आगे चलते हैं। इसके बाद फिर से एक कन्वर्जन दिया हुआ है सिंपल सा, ये कन्वर्जन, ये देखो ये वाला, 1 किलोवाट आर इक्वल टू 1 किलोवाट 1 आवर। ओके, इसको चलो हम यहां कर लेते हैं, 1 किलोवाट आवर अलग अलग कर देते हैं, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अब सभी को पता है 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट इंटू 1 आवर, और इसको सेकंड में कन्वर्ट करो 3600 सेकंड। अब दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो देखो जीरो कितना, 1 2 3 4 5 है, 36 1 36 इंटू 10⁵ 1 2 3 4 5। पर अगर आप यहां देखोगे तो यहां आपको 6 दिखाई देगा, 10⁶ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? 10⁶। तो डरना नहीं है। ये देखो कैसे हुआ, 36 मतलब डेसिमल यहां है, ये डेसिमल को अगर मुझे आगे लेना है तो ये हो जाएगा 10⁶। एंड वॉट सेकंड, वॉट इंटू सेकंड क्या हो जाता है? जूल हो जाता है। ओके, तो 1 किलोवाट आवर कितना होगा? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये देखो 1 किलोवाट आवर मींस 3.6 इंटू 10⁶ जूल। और गाइस 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट होता है। ये कभी कभार हमें फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है, कभी पूछा जाता है। और ये कन्वर्जन कैसे किया मैंने बताया। और साथ में गाइस ये जो यूनिट होता है, आपका जो लाइट बिल आता है, उस लाइट बिल में आप देखोगे तो किसने किसने देखा प्लीज कमेंट करना, उसमें यूनिट में लिख के आता है। कैसे लिख के आता है? यूनिट में। ये चीजें हो गई। और गाइस यहां मेरे ख्याल से आपका चैप्टर खत्म हो गया। और पूरा चैप्टर मैंने ट्राई किया, मैं जब स्टार्ट किया तो मैंने बोला यार 1 शॉट में खत्म कर देते,
बच्चे के पास टाइम कम है और अभी अभी उनकी एक ही बार में पढ़ाई हो जाएगी, क्या पार्ट में लाना है। अब धीरे धीरे बच्चे उसको खुद पार्ट में देख लेंगे और पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।